कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं कुबेरा। कहानी की शुरुआत होती है एक शॉप से जो कि सरकार के ऑयल डिपार्टमेंट की होती है। यहाँ के लोग पता है समुंदर में कुछ सर्च कर रहे होते हैं और तभी इनको वहां पर मीथेन गैस का प्योरेस्ट फॉर्म और ऑयल यानी कि तेल मिल जाता है। अब पता है वहां के हेड को जब यह बात पता चलती है तो इस बात को वह सरकार से पहले नीरज नाम के एक बिजनेसमैन को बताता है और नीरज देश का सबसे अमीर आदमी है। इसलिए यह सुनते ही वह उससे कहता है कि देखो तुम अभी यह बात किसी और को ना बताना। इसके जरिए हम अरबों खरबों रुपए छाप सकते हैं। इसके बाद नीरज सीधे पहुंच जाता है दिल्ली इस बारे में सिद्धप्पा नाम की मिनिस्टर से बात करने के लिए। तो नीरज सिद्धप्पा से बोलता है कि सुनो, सरकार के ऑयल कॉरपोरेशन को गैस और तेल का नेचुरल सोर्स मिला है। आप कुछ भी करके यह टेंडर बस मुझे दे दीजिए क्योंकि इसमें हम दोनों का फायदा होगा। अगर आपने इस तेल को गवर्नमेंट या पब्लिक के हवाले कर दिया तो आपको ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि लोगों को जल्द ही लगने लगेगा कि इसमें आपका हाथ नहीं है, बल्कि यह तो हर नेता उनके लिए करता। लेकिन अगर आप यह टेंडर मुझे देकर मेरे जरिए ऑयल वगैरह खरीदते हैं तो पब्लिक को लगेगा कि यह कदम सिर्फ आपने उठाया, बाकी आप बस सिद्धांत बोलिए, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। इस पे सिद्धप्पा कहता है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए यह सोचने के लिए, तुम कल आकर मुझसे मिलो। और दोस्तों नीरज समझ चुका था कि सिद्धप्पा इसके लिए राजी हो गया है क्योंकि वह लालची तो है ही। इसीलिए अब यह खबर लीक ना हो तो नीरज उस ऑयल डिपार्टमेंट की शॉप में मौजूद सभी लोगों को मरवा डालता है। अगले दिन वह फिर से सिद्धप्पा के पास पहुंचता है जो कि नीरज से कहता है कि देखो, मुझे यह डील मंजूर है, मैं टेंडर तुम्हें ही दूंगा, पर मुझे इसके बदले 1 लाख रुपए करोड़ चाहिए। आधे 00 करोड़ तुम ब्लैक मनी के रूप में दे सकते हो, मगर बाकी के आधे 00 मुझे वाइट करूं। उसे परेशान देखकर नीरज के पिता कहते हैं कि तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सिर्फ एक ही आदमी सही कर सकता है। उसका नाम है दीपक, जो कि एक सीबीआई ऑफिसर था। दीपक की बात करें तो वह बहुत ही ईमानदार इंसान है। उसने एक बार में करीब 100 रुपए करोड़ पकड़े थे, लेकिन उसकी यही ईमानदारी उसकी दुश्मन बन गई। दीपक का पाला एक नेता से पड़ गया जिसे दीपक ने गुनहगार साबित कर दिया था। अब वह नेता तो अपने पैसे और पहुंच के बल पर कानून से बच गया, मगर उसने दीपक को एक जुर्म की सजा में अंदर करवा दिया। इस वक्त वह जेल में है और यह भी पक्का है कि बेगुनाह होने के बावजूद उसको सजा जरूर होगी। इसीलिए तुम उसके पास जाओ और उसको एक अच्छा ऑफर दो। सिर्फ वही है जो अपने दिमाग से तुम्हारी इस मुसीबत को आसान बना सकता है। और नीरज फिर अपने पिता की बात मानकर तुरंत जेल में दीपक से मिलने के लिए जाता है क्योंकि नीरज को देख उसका किसी भी गैरकानूनी काम में साथ देने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं जरूर कोर्ट की हियरिंग में इस बार बेगुनाह साबित हो जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, जब कोर्ट की हियरिंग होती है तो उसमें दीपक को 10 साल की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट में दीपक की बीवी भी आई होती है और वह इस फैसले को सुनकर बेचारी रोने लग जाती है। इस पॉइंट पर दीपक सोचता है कि नीरज ने मुझे जेल से आजाद करवाने को कहा था, साथ ही उसने यह भी कहा था कि वह अपने पैसे और पावर के दम पर इस बात को हमेशा के लिए दबा देगा। अब नीरज की पावर के बारे में सोचने के बाद दीपक जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए उससे दोबारा कांटेक्ट करता है। इस बार वह नीरज के काम के लिए हाँ कर देता है दोस्तों, जिसके बदले में नीरज दीपक को जेल से बाहर निकालता है, साथ ही उसको एडवांस के रूप में कुछ पैसे और घर देता है। दीपक फिर अपने परिवार को लेकर दोबारा काफी खुश होता है। अब दीपक जाता है नीरज से मिलने। वो नीरज से पूछता है कि बताओ क्या काम है। तो नीरज उसे बताता है कि मुझे किसी को 1 लाख रुपए करोड़ देने हैं। आधे तो उसने ब्लैक मनी में मांगे। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उन्हें यह पैसे अपने अकाउंट में नहीं बल्कि किसी और के अकाउंट में चाहिए, जिसके जरिए वह इनडायरेक्टली इन पैसों को हासिल करेंगे। पर बाकी के आधे 500 करोड़ उन्हें व्हाइट मनी में चाहिए। तो यही प्रॉब्लम है कि कैसे इतना सारा पैसा ब्लैक से व्हाइट होगा। यहाँ नीरज दीपक से यह नहीं बताता कि यह पैसे वो किसे और क्यों ट्रांसफर कर रहा है।
बल्कि इन सब बातों से दीपक को कोई मतलब भी नहीं था। तो वो नीरज को आइडिया देता है कि हम 4 भिखारियों को लाएंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे। फिर उनके नाम से कंपनी लेकर उनके अकाउंट स्विस बैंक में खुलवाएंगे। इन चारों ही अकाउंट्स के जरिए हम इस सारे पैसे को ब्लैक से व्हाइट करेंगे। अब भिखारी इतने पढ़े लिखे तो नहीं होते तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। नीरज को दोस्तों दीपक का यह प्लान बहुत पसंद आ जाता है और वह भिखारियों को ढूंढने का काम भी दीपक को दे देता है। हालांकि नीरज का एक आदमी जिसका नाम रोबो है, वह हमेशा दीपक के साथ रहेगा और उस पे नजर भी बनाए रखेगा। सीन यहाँ से जाता है एक भिखारी की तरफ जिसका नाम है देवा। देवा भीख मांग मांग कर ही अपना गुजारा करता है। साथ ही वह बचपन से अनाथ था, इसीलिए ना तो वह पढ़ पाया और ना ही इस लायक बन पाया कि कुछ कमा कर खा सके। वह भीख मांग कर ही अपना गुजारा करने के लिए मजबूर होता है। इसी दौरान दोस्तों वहां कुछ लोग आते हैं जो कि भिखारियों की खोज कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि हमारे साथ चलेगा जो उसको अच्छा खाना, रहना और काम मिलेगा। अब देवा को लगता है कि शायद इन लोगों के पास मजदूरी का काम होगा, इसीलिए देवा इन लोगों के साथ चला जाता है। अब उसको ले जाया जाता है एक जगह पर, तो देवा देखता है कि उसके अलावा यहाँ पर और भी 3 भिखारी मौजूद हैं जिनके नाम घेलू, दिव्या और खुशबू होते हैं। इनमें से जो खुशबू है वह प्रेग्नेंट है। अपने जैसे लोगों को देखकर देवा बड़ा खुश होता है। लेकिन दोस्तों एक बात है, देवा उतना पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन उसकी याद बड़ी खतरनाक है। देवा और बाकी सभी से दीपक काफी अच्छी तरह से बातें करता है और उनसे कहता है कि आप लोगों को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। देवा भी दीपक को देखकर सोचता है कि यह इतनी अच्छी तरह हम जैसे भिखारियों से बात क्यों कर रहा है तो पक्का अच्छा इंसान ही होगा। समय बीतता है। दोस्तों दीपक इन सभी लोगों को सूट बूट पहनाकर खाना पीना और किसी कंपनी के सीईओ की तरह बात करना सिखा देता है। इस दौरान दीपक आधे 00 करोड़ गाड़ी के जरिए मिनिस्टर के घर नीरज के कहने पर पहुंचा देता है, क्योंकि यह तो ब्लैक मनी था। जल्द ही देवा और बाकी सभी की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। इसी बीच देवा और खुशबू की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। खैर अब बारी थी दोस्तों इनके नाम एक नकली कंपनी को रजिस्टर करवाने की और इनके अकाउंट में पैसे जमा करना और फिर उन पैसों को सही जगह ट्रांसफर करना। पहली बारी थी घलू की। उसके नाम से कंपनी वगैरह खोलने के बाद दीपक उसके बायोमेट्रिक यानी कि अंगूठे के बायोमेट्रिक स्कैन का इस्तेमाल करके पैसे सही जगह ट्रांसफर करवा देता है। इस तरह इन 00 करोड़ को दीपक धीरे धीरे ब्लैक से व्हाइट में बदलेगा। अब जब इन सभी को ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो इन सभी को दीपक ने नीरज से मिलवाया होता है, जो कि दोस्तों भिखारियों से सख्त नफरत करता है और उन्हें अछूता मानता है। साथ ही नीरज नहीं चाहता कि किसी को भी उसके बारे में पता चले, इसीलिए वह दीपक से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन यह फैसला करता है कि जैसे जैसे एक एक का काम खत्म होता जाएगा मैं उसे तुरंत मार दूंगा। जबकि दीपक को लग रहा था कि काम होने के बाद इन सभी भिखारियों को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन नीरज कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए घलों के पैसे ट्रांसफर होते ही नीरज के आर्डर पर रोबो उसको एक जगह पर लेकर जाता है और मार डालता है। अब देवा और बाकी सभी घू के इंतजार में होते हैं, मगर वो लौटता ही नहीं है। देवा उसके बारे में जब दीपक से पूछता है कि कहाँ गया वो, तो दीपा यह बात सीधा नीरज से पता करता है। नीरज कहता है कि मैंने उसे मरवा दिया, वह मेरे लिए खतरा साबित हो सकता था। उसने मेरी शक्ल भी देखी थी और साथ ही यह लोग दुनिया पर बोझ भी हैं, जिसे मैंने थोड़ा हल्का कर दिया। और यहाँ दीपक नीरज के लिए आगे का काम करने से मना कर देता है। नीरज कहता है कि ना करने से पहले यह सोच लो कि तुम सीधा जेल जाओगे और उसके बाद तुम्हारे परिवार का क्या होगा। सोचा है कभी? यह सुनते ही दोस्तों दीपक अपने कदम वापस ले लेता है। उसे अब बेमन से ही नीरज के लिए काम करना होगा। जल्दी से वह दिव्या के भी पैसे ट्रांसफर कर देता है और रोबो दिव्या को भी मार डालता है। इस तरह सभी के गायब होने से अब देवा परेशान होता है, क्योंकि उसे इस बारे में दीपक भी कुछ नहीं बताता। अब सिर्फ खुशबू बची होती है, तो देवा उसको देखने जाता है कि वो पेट से है तो सही है कि नहीं।
अब रोबो जो इन सभी पर नजर रखे होता है, वह ड्रिंक लाकर आता है और खुशबू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी वहां पर पहुंच जाता है देवा, जो कि रोबो की मार खाते हुए खुशबू को बचाकर बाथरूम में छिपा देता है और दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेता है। सुबह तक वो उसी में भूखे प्यासे खुशबू के साथ लॉक्ड रहता है। और फिर जब सुबह दीपक आता है ना, तो वह दरवाजा खुलता है तो दीपक को रोबो की करतूत के बारे में पता चल जाता है, जिस पर रोबो को दीपक सिर्फ धमकी ही देता है, क्योंकि इससे ज्यादा वह कुछ कर नहीं सकता। फिर दीपक देवा को लेकर रजिस्ट्रार के पास जाता है ताकि उसकी कंपनी रजिस्टर हो सके। उसे खोज देने के बाद देवा के नाम का अकाउंट खोला जाता है और पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। मतलब अब देवा का भी काम हो चुका है। उसे भी रोबो लेकर एक जगह जाता है और फिर जैसे ही वह देवा को गोली मारने वाला होता है, वैसे ही उसको दीपा का कॉल आता है, जो बताता है कि बायोमेट्रिक में फेलियर की वजह से देवा के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर नहीं हुए, तुम उसको सही सलामत वापस लाओ। यह सुनते ही रोबो जैसे मुड़ता है तो देखता है कि देवा वहां से भाग चुका है और वह भागते भागते एक रेलवे स्टेशन पर रुक जाता है, जहां पर समीरा नाम के एक लड़की को देखते हैं, जो कि बड़ी उदास होती है क्योंकि वह जिस लड़के से प्यार करती थी ना, उसके कहने पर अपने घर से भागकर स्टेशन आ गई थी। पर उस लड़के ने समीरा को धोखा दे दिया और साथ ही में भागने से मना कर दिया, जिस कारण समीरा अब अपने घर नहीं जा सकती। तभी वह देवा को वहां पर पड़ा हुआ देखती है, जो कि खाने की मांग कर रहा होता है। देवा ने पिछली रात से कुछ नहीं खाया होता। दोस्तों, अब समीरा के पास पैसे तो नहीं होते, लेकिन एक चॉकलेट होती है, इसीलिए वो देवा को चॉकलेट दे देती है। इसी बीच समीरा अपने दोस्त को कॉल करके सारी की सारी कहानी बता देती है, जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि तू एक काम कर, मेरे रूम में आ जा, मिलकर कुछ सोचते हैं। अब समीरा के पास वापस जाने को घर तो नहीं था, इसीलिए वह अपने दोस्त के घर चली जाती है। जिस दौरान दोस्तों देवा भी उसके पीछे पीछे चलने लगा होता है। वो समीरा से कहता है कि आगे थोड़ी दूरी पर एक मस्जिद है, वहां आज के दिन फ्री में खाना दिया जाता है, क्या आप मुझे वहां पहुंचा सकती हैं? यह सुनकर समीरा को उस पर दया आ जाती है और वह देवा को अपने साथ चलने को बोलती है। तब देवा को दीपक का नंबर याद आता है, क्योंकि मैंने कहा था ना दोस्तों, उसकी याद बड़ी तेज है। देवा इसीलिए समीरा से उसका फोन मांगता है और दीपक इस दौरान देवा को ही ढूंढ रहा होता है कि कहां गया, इसीलिए समीरा के नंबर से कॉल जाने पर वो उस पर ध्यान नहीं देता। दीपक को लगता है कि किसी और का होगा, तो देवा वॉइस मेल में मैसेज छोड़ देता है, जिसके साथ ही होता है समीरा का फोन ऑफ और फिर समीरा भी देवा को मस्जिद में छोड़कर अपने रास्ते चली जाती है। इधर दोस्तों दीपक जब अपनी वॉइस मेल सुनता है, तब उसे देवा का मैसेज मिलता है और फिर उस नंबर को ट्रेस करके दीपक समीरा के पास पहुंच जाता है, जिससे वह देवा की फोटो दिखाते हुए कहता है कि इसको कहीं देखा तुमने? तो इस पर समीरा दीपक को सब कुछ बता देती है और कहती है कि मैंने इसको मस्जिद के पास छोड़ा था। लेकिन देवा की फोटो देखकर समीरा की दोस्त के घर वालों को लगता है कि जरूर इस लड़के ने कोई झोल किया है और शायद देवा वही लड़का है जिसके साथ वह भागी थी। इसलिए समीरा के दोस्त के घर वाले उसे अपने घर से बाहर कर देते हैं। मतलब कि दोस्तों अब समीरा को एक हॉस्टल ढूंढना पड़ेगा। यहाँ नीरज के लोग जब मस्जिद में देवा को ढूंढने पहुंच जाते हैं, तो उन्हें देखकर देवा वहां से भी 9 फरवरी 2011 हो जाता है। वह सीधे समुद्र में कूद गया होता है, जिसके बाद वह बड़ी मुश्किल से किसी तरह किनारे पर पहुंच जाता है। फिर वह दोबारा समीरा से मिलता है, जिसको देखकर समीरा उससे कहती है, अब तो तुम मेरे पीछे मत आना, तुम्हारी वजह से ही मैं भटक गई हूं। पर देवा उसके पीछे पीछे उसके हॉस्टल के पास पहुंच जाता है और इधर नीरज दीपक से कहता है कि जल्दी से जल्दी बाकी के पैसे ट्रांसफर करो और साथ ही उस देवा को ढूंढो जो 1000 करोड़ लेकर भागा है। मतलब उसके अकाउंट में यह सारे पैसे हैं, पर उसे कुछ नहीं पता। दीपक क्या ही करता दोस्तों, अब वह खुशबू के साथ भी वही करता है और शायद उसके पैसे ट्रांसफर होने के बाद उसे भी मार दिया जाता है। इसी बीच नीरज उस रजिस्ट्रार को भी मरवा देता है जिससे देवा मिला था, क्योंकि उसको यकीन था कि देवा उसके पास जाएगा जरूर। देवा हर कर उस जगह पर
दीपक से मिलने पहुंच जाता है जहां उसे रखा गया होता है। अब दीपक देवा को देख कुछ कह पाता तभी वहां पर रोबो आ जाता है। देवा को तो अभी तक यह लग रहा था कि दीपक बहुत ही अच्छा आदमी है, मगर वह भी रोबो जैसे लोगों के साथ मिला हुआ है। यह देखकर देवा तुरंत वहां से भाग खड़ा होता है। बाकी रोबो उसके पीछे जा रहा होता है, लेकिन उस पर कुछ जंगली कुत्ते हमला कर देते हैं। और फिर रोबो के घायल होने की खबर सुनकर नीरज तो बिल्कुल बौखला जाता है कि यह कैसे हो गया। वो दीपक से कहता है कि इस प्रॉब्लम को जल्दी निपटाओ, यह मेरे सर में दर्द कर रही है। अब और दोस्तों देवा जो कि थोड़ा घायल हो गया था, वह समीरा के हॉस्टल में पहुंच जाता है, जहां उसकी यह हालत देखकर समीरा उसको हॉस्पिटल लेके जाती है और पूछती है कि तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। तो देवा उससे कहता है कि मैं तिरुपति में था, तो अनाथ होने की वजह से एक जल्लाद ने मुझे भिखारी बना दिया। अगर आपने मेरी मदद ना की होती तो मेरा पता नहीं क्या होता। यहाँ समीरा का नाम एक भिखारी से जोड़ा जा रहा होता है। इसी वजह से समीरा के दोस्त के पेरेंट्स ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था। और देवा का यह सच जानकर वह बहुत गुस्सा होती है और देवा को उल्टा सीधा कह जाती है। साथ ही हॉस्पिटल का बिल भरकर चली जाती है। मतलब यह तो अच्छा काम करती है, बिल भर दिया होता है उसने। दूसरी तरफ दोस्तों दीपक तिरुपति पहुंच जाता है, जहां से उसको पता चलता है कि देवा बचपन में ही अनाथ हो गया था, पर उसका दिमाग बहुत तेज था। मगर उसको एक जिल ने खरीद लिया और उससे भीख मंगवानी शुरू कर दी, नहीं तो आज वह भिखारी नहीं होता दोस्तों। और यहाँ दीपक को पता चलता है कि देवा की एक बहुत ही अजीब आदत है। जो भी देवा के साथ अच्छे से पेश आता है या उसकी अच्छी मदद करता है तो देवा उसका पीछा नहीं छोड़ता। दीपक तुरंत समीरा को कॉल लगाकर पूछता है कि तुम्हारी मुलाकात फिर से उस देवा से हुई क्या। अब दीपक जैसा आदमी एक भिखारी को क्यों ढूंढ रहा है, जरूर कोई ना कोई बात होगी। यह सोचकर समीरा दीपक से झूठ कहती है कि नहीं, मैं तो दोबारा नहीं मिली उससे। इधर देवा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके तुरंत समीरा के हॉस्टल उससे मिलने पहुंच जाता है, जिसको देखकर समीरा उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें लोग इतना ढूंढ क्यों रहे हैं। देवा कहता है कि मुझे भी नहीं पता, यह लोग मुझे एक आदमी के पास लेकर गए थे कुछ पेपर्स को साइन करवाने के लिए। उस आदमी ने मुझे अपना एक कार्ड दिया था, बाकी इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। देवा उस रजिस्ट्रार ऑफिस का कार्ड सीमा को देता है दोस्तों, जो कि उस कार्ड में एड्रेस देखकर देवा को बताकर कहती है कि तुम इनसे जाकर मिलो, शायद तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाए। तो देवा तुरंत उस रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाता है, जहां पर उसको पता चलता है कि रजिस्ट्रार तो 2 दिन से गायब है क्योंकि उसको नीरज ने मरवा दिया। दोस्तों अब देवा को यहाँ पे ना जाने क्या सोचता है। वो सीधा पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन और उस रजिस्ट्रार की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लग जाता है। तो देवा जब इंस्पेक्टर अशोक को अपने भिखारी होने की सच्चाई और उस रजिस्ट्रार के पास जाने की कहानी बताता है, तो अशोक उसको भिखारी समझकर खूब मारने लग जाता है। लेकिन देवा चिल्लाते हुए कहता है कि एक अमीर आदमी ने हमें इकट्ठा करने को कहा था। उसी वक्त देवा को एक मैगजीन दिखती है जिसमें नीरज की तस्वीर बनी होती है और उस फोटो की तरफ इशारा करते हुए देवा कहता है इसी आदमी ने हमें इकट्ठा करने के लिए कहा था। और जब अशोक यह सुनता है ना, तो वह देवा से पूछता है कि तुम्हें पता है तू उस रजिस्ट्रार से कहाँ मिला था। अब देवा की याददाश्त तो जैसे मैंने कहा कि बहुत तेज है, तो वह अशोक को रजिस्ट्रार के फ्लैट तक लेकर जाता है, जहां का वॉचमैन अशोक को बताता है कि सर हफ्ते में 2 बार लड़कियों को लेकर यहाँ पर आते थे। अशोक उस वॉचमैन से चाबी लेकर फिर फ्लैट की तलाशी लेता है, जिस दौरान दोस्तों उसको एक अजीब सी अलमारी दिखती है, जिसे खोलते ही देवा और अशोक दोस्तों दोनों हैरान, क्योंकि यहाँ रजिस्ट्रार ने अपनी काली कमाई रखी हुई थी। इस अलमारी में बहुत सारा कैश और सोना रखा हुआ था। अशोक यह देखकर समझ चुका था कि देवा उससे सच कह रहा है, यह बहुत ही बड़ा झोल है कुछ। दीपक जल्दी से तिरुपति से वापस आ जाता है और वापस आते ही वो सीधा समीरा से मिलकर उसको धमकाता है कि मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, चुपचाप बताओ कि देवा कहाँ है। और समीरा डर की वजह से बता देती है कि देवा रजिस्ट्रार के ऑफिस गया है।
दीपक जल्दी से ऑफिस पहुंच जाता है तो उसे वहां पता चलता है कि देवा पुलिस स्टेशन में है और पुलिस स्टेशन में पता लगता है कि देवा अशोक के साथ कहीं गया हुआ है। फिर दीपक अशोक का फोन ट्रेस करके उस जगह पहुंच जाता है जहां दोस्तों अशोक पहले ही यह पूरी गुत्थी सुलझा चुका होता है और उसने देवा को भी सब कुछ बता दिया था कि उसके अकाउंट में पूरे 100 रुपए करोड़ हैं। लेकिन दीपक के आने से अशोक उस पर ही गन तान देता है और इन दोनों के बीच काफी गर्मी होने की वजह से दीपक के हाथों गोली चल जाती है और अशोक मारा जाता है। यह देखकर देवा एकदम हैरान, वो समझ चुका था कि दीपक उसको भी गोली मार देगा, इसलिए देवा तुरंत वहां की छत से कूदकर भाग जाता है और दीपक को भी खुद पर यकीन नहीं होता कि उसने एक पुलिस वाले को फालतू में मार दिया। खैर अब क्या ही कर सकता था, इसीलिए दीपक को यह अंदेशा तो हो गया था कि शायद नीरज अपना काम पूरा होने के बाद मुझे भी मार देगा। इसीलिए वह सबसे पहले अपने परिवार को देश के बाहर एक जगह सेफ भेज देता है। फिर वह नीरज के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके एक बैग में छिपा देता है और इस तरफ देवा भागते हुए समीरा के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हें पता है मेरे अकाउंट में पूरे 100 रुपए करोड़ हैं। समीरा तो हैरान। फिर देवा कहता है कि आपकी जान को भी खतरा है समीरा, वो लोग जिससे भी मिलते हैं उसे मारकर सबूत मिटा देते हैं। उन्होंने एक पुलिस वाले को मेरे सामने मार दिया। समीरा तो यह सुनकर डर जाती है और देवा के साथ भागने पर हो जाती है मजबूर, जिस दौरान दोनों का सामना कई बार नीरज के गुंडों से होता है, पर दोनों किसी तरह बच जाते हैं। इसी बीच देवा एक भिखारी की लाश को देखता है जिसे कुत्तों को खिलाने के लिए गाड़ी में भरकर ले जाया जा रहा होता है। इसको देखकर देवा उनको रोकता है और कहता है मैं इसका अंतिम संस्कार करूंगा। देवा अब समीरा के साथ उस रजिस्ट्रार के घर पहुंच जाता है और समीरा से कहता है कि तुम वॉचमैन से जाकर कहो कि तुम्हें इस सर ने भेजा है, वह कुछ ही देर में आ रहे हैं। यह कहो और यह भी कहो कि मुझे चाबी लेकर घर के अंदर जाना है। समीरा ऐसा ही करती है और वॉचमैन उसको चाबी दे देता है, जिससे समीरा घर के अंदर चली जाती है दोस्तों, और देवा भी छिपकर अंदर जाता है, जहां वो उस अलमारी को खोलता है और समीरा इतना सारा पैसा और सोना देखकर पागल, मगर देवा सिर्फ उतना ही पैसा लेता है जितना कि उसको जरूरत होती है। देवा फिर उन पैसों से उस भिखारी का अंतिम संस्कार करता है, जो देखकर समीरा को बड़ा अजीब भी लगता है कि यह देवा कैसा आदमी है, एक अजनबी का अंतिम संस्कार कर रहा है और सामने इतने पैसे होने के बाद भी अपने काम बराबर ही पैसे ले रहा है। अब इस घटना से देवा को समझ आ चुका था कि उसके अकाउंट में जो 10,000 रुपए करोड़ पड़े हुए हैं, उनका इस्तेमाल वह सिर्फ भिखारियों की जिंदगी बेहतर करने के लिए करेगा। इसके लिए दोस्तों देवा को अपने 10,000 रुपए करोड़ चाहिए, जिसके लिए वह एक प्लान बनाता है। अगले सीन में कहानी नीरज की तरफ मुड़ती है, जो कि इस देवा से बिल्कुल परेशान हो चुका था। ठीक उसी वक्त दीपक के फोन पर देवा का कॉल आता है कि मुझे मेरे 10,000 रुपए करोड़ चाहिए। तो नीरज उससे पूछता है कि अच्छा तुझे वह सारे पैसे चाहिए? तो देवा कहता है कि हाँ सारे पैसे चाहिए। इतना कहकर वह कॉल काट देता है और नीरज तो यहाँ बिल्कुल और बौखला जाता है। वह अपने आदमियों को आर्डर देता है कि जहां मिले टपका दो उसको, मैं कहीं और से कर लूंगा पैसों का इंतजाम, मगर इसे मार डालो। इधर देवा समीरा से कहता है कि मुझे नीरज और दीपक से कुछ भी करके अपना हिसाब करना है, लेकिन समीरा का मन होता है कि वह लोग रजिस्ट्रार के सारे पैसे लेकर फरार हो जाएं और एक अच्छी जिंदगी जिए, लेकिन देवा इसे मना कर देता है। फिर देवा निकल पड़ता है दीपक को ढूंढने, जिसे वह जल्दी ढूंढ भी लेता है और फिर उसे बेहोश करके किडनैप कर लेता है। जब दीपक को होश आता है ना, तो देवा उससे कहता है कि मुझे मेरे 100 रुपए करोड़ चाहिए, वह आप मुझे दे दो, मैं आपको जाने दूंगा। तो दीपक देवा को समझाता है कि मैं अब नीरज के लिए काम करने को मजबूर हूं, वह तुझे खत्म कर देगा, तू यहां से कहीं और निकल जा। मैंने बड़ी ही मुश्किल से खुशबू को बचाकर उसकी नजरों से छुपा के रखा हुआ है, नहीं तो अभी तक उसके लोग खुशबू को बड़ी बेरहमी से मार देते। देवा खुशबू का नाम सुनते ही दीपक से कहता है कि खुशबू कहाँ है, मुझे उसके पास लेकर चलो। और खुशबू के जिंदा होने की खबर सुनकर देवा बड़ा खुश भी होता है। तो इस पर दीपक देवा और समीरा को लेकर एक हॉस्टल में जाता है।
जहां देवा खुशबू से मिलकर होता है बड़ा खुश। तो खुशबू देवा से बताती है, मैं 5 या 6 दिनों के अंदर बच्चे को जन्म दूंगी। अब यह लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर दीपक का पीछा करते हुए नीरज के गुंडे पहुंच जाते हैं, जिनको देखकर दीपक देवा और समीरा और खुशबू को सेव कर लेता है और खुद उनके हिस्से की गोलियां अपने सीने पर खा लेता है। हालांकि वह भी पहले सीबीआई ऑफिसर था, इसीलिए वह सभी गुंडों को मार डालता है। और ऐसे माहौल में खुशबू एक बच्चे को जन्म देकर खुद भगवान को प्यारी हो जाती है बेचारी। इस बच्चे को देखकर अपनी आखिरी सांस लेता हुआ दीपक बड़ा खुश और संतुष्ट होता है, क्योंकि उसने कम से कम इस बच्चे को बचा लिया। फिर मरने से पहले दीपक देवा को एक जगह का पता बताता है और कहता है कि वहां तुम्हें एक बैग मिलेगा, जिसके अंदर नीरज के खिलाफ सारे सबूत है। उसका अच्छे से इस्तेमाल करना। दीपक के मरने के बाद दोस्तों देवा उसकी बताई जगह पर पहुंच जाता है, जहां काफी सारे पैसे मौजूद होते हैं, जो कि सब नीरज का था। देवा रात के वक्त इन पैसों को नीरज के घर के बाहर रखवा देता है, जिससे मीडिया की नजर इस पर पड़ जाती है और हर तरफ यही न्यूज चलती है। इसके साथ अगले दिन देवा नीरज को एक पेन ड्राइव भेजता है, जिसमें उसके खिलाफ सारे सबूत होते हैं और साथ ही दीपक का कबूलनामा भी कि कैसे नीरज ने एक मिनिस्टर के साथ मिलकर टेंडर को हासिल किया और इसके बदले उसने मिनिस्टर को 1 लाख करोड़ की पेमेंट की। देवा नीरज को कॉल करके कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यह सारे सबूत मैं मीडिया को दे दूंगा। अब नीरज यह नहीं चाहता था, तो वह देवा से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो बताओ। तो देवा कहता है कि भाई तुम भिखारी और गरीब लोगों से नफरत करते हो ना, तो एक काम करो, अगले 24 घंटे तुम एक भिखारी की जिंदगी जियो और हाँ, कोई चालाकी नहीं, मेरे साथ मेरी नजर तुम पर रहेगी। और यहाँ बेचारा नीरज क्या ही करता, वो देवा के कहे अनुसार भीख मांगने का काम शुरू कर देता है। इस पूरे वक्त देवा कॉल करके उससे अलग अलग तरीके से भीख मांगने को कहता है। नीरज ने भी अपने पास अपने आदमी रखे होते हैं, ताकि जैसे ही देवा दिखे उसे तुरंत खत्म कर दे। लेकिन देवा उन सभी से बचकर नीरज को मारते हुए एक कूड़े के ढेर के पास ले आता है। वह नीरज से कहता है कि तुमने इतने लोगों की जान ली, क्या तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? नीरज कहता है कि नहीं, मुझे पछतावा नहीं है। पैसे के आगे पूरी दुनिया झुकती है और उसे कमाने और पावर हासिल करने के लिए मैं ऐसे कई कीड़े-मकोड़ों को कुचल सकता हूँ। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए उन सबूतों के बदले? यहाँ देवा बोलता है कि तुम खुशबू को वापस ला सकते हो। अगर ला सकते हो तो मैं अभी वह सबूत दे दूं तुम्हें। देवा की बात से नीरज बौखलाकर उसे मारने लग जाता है। तो देवा यहाँ पर दोस्तों एक चाकू से नीरज के गले पर करता है वार और गला काट कर उसे मार डालता है। इसके बाद देवा, समीरा और खुशबू के बच्चे को लेकर तीनों कहीं दूर चले जाते हैं, क्योंकि उसके पास 100 करोड़ जो है, जिन्हें वो कैसे बाहर निकालेगा, यह अभी उसको फिगर आउट करना है। बाकी मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।